Hello students, so I am again back with part 2 of theme 5, the Mughal Empire, chapter 9, Akbar. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Till here we have completed in part 1. We'll start part 2 with the Deccan campaign. अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर का डेक्कन कैंपेन. जब अकबर ने पूरा नॉर्थ जीत लिया, पूरा सेंट्रल इंडिया जीत लिया, अब उसको कहाँ जाना था बेटा? डेक्कन में. सो अपने एम्पायर को नदर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में पूरी तरह एक्सपांड करके, कंसोलिडेट करके, एक्सपांड करने का मतलब होता है फैलाना और कंसोलिडेट करने का मतलब होता है मजबूत करना. तो अपनी एरिया को नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में पूरी तरह एक्सपांड करके, कंसोलिडेट करके, अब अकबर किस तरफ देख रहे हैं बेटा? डेक्कन की तरफ देख रहे हैं. ठीक है. 1601 में अकबर ने किस किस को जीत लिया बेटा? बेरार. बाय 1601 अकबर नेक्स्ट बेरार, खानदेश और अहमदनगर. ठीक है. चलो अब मैं दिखाती हूँ तुमको बेरार, खानदेश और ये वाला जो एरिया होता है ना बेटा, इसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं. तो वो नॉर्थ इंडिया तो पूरा जीत चुका था, सेंट्रल इंडिया पूरा जीत चुका था, ये पार्ट उसके कंट्रोल में आ गया था. अब उसने किसकी तरफ देखा? डेक्कन की तरफ. ये रहा हमारा डेक्कन. ये वाला जो ट्राइंगल मैंने बनाया ये डेक्कन है. अब डेक्कन में उसने 1601 तक किसको जीत लिया था? खानदेश, बेरार, अहमदनगर, ये तीन वो जीत चुका था. ठीक है. थर्स इन 40 ईयर्स, मात्र 40 सालों में ही अकबर ने एक बड़ा सा एम्पायर कार्व कर दिया था, बड़ा सा एम्पायर बना दिया था. अकबर कार्व्ड आउट एन एम्पायर दैट स्ट्रेस्ड. अब कहाँ से कहाँ तक था बेटा? जरा हम इसी में देखते हैं. हिंदू कुश, वेस्ट में हिंदू कुश से ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक, नॉर्थ में कश्मीर से लेकर के साउथ में गोदावरी तक, पूरा के ये रही गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर तक. इतना बड़ा एरिया किसके पास है बेटा? अकबर के पास है. देखो, वेस्ट में हिंदू कुश से लेकर के ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक, नॉर्थ में हिमालय से लेके गोदावरी साउथ तक, इतना बड़ा एरिया था. ईस्ट में ब्रह्मपुत्र से लेके वेस्ट में हिंदू कुश तक, नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में गोदावरी तक, इतना बड़ा एम्पायर किसका हो गया? अकबर का हो गया. अब अगर हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अकबर का बहुत बड़ा अचीवमेंट था बेटा, बहुत ही सक्सेसफुल थी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कि उसने एक एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया. किसने? अकबर ने. ही वॉज प्रेज्ड, ही वॉज मेमोराइज्ड फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. कैसे होता था उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, हम डिस्कस करेंगे. टू ज्वाइन टुगेदर ऑल प्रोविंसेस इन द वास्ट एम्पायर टू अ यूनिफॉर्म यूनिट. पूरा जो इतना बड़ा एम्पायर था उनके सारे प्रोविंसेस को ज्वाइन करके एक यूनिफॉर्म यूनिट बनाई. स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट उसके ऊपर मतलब एस्टेब्लिश की. जो गवर्नमेंट थी वो सेंट्रलाइज थी, मतलब सारा कंट्रोल किंग के पास ही होता था, है ना, जो सेंटर में बैठा है. एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सेटअप कर दी. द एम्परर वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल फिगर. और जो एम्परर होता था, जो राजा होता था, महाराजा होता था, वो बहुत ही पावरफुल फिगर था. वो हर मैटर में खुद ही डिसीजन लेता है, भले ही वो मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जुडिशियल हो. मतलब कौन सही है, कौन गलत है, किसने गलती की है, किसको सजा मिलनी चाहिए, जुडिशियल मैटर भी राजा ही देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी राजा ही देखेगा, पॉलिटिक्स भी राजा ही देखेगा और मिलिट्री भी राजा ही देखेगा. सेंट्रल फिगर, पावरफुल फिगर. जो राजा के शब्द होंगे वही लॉ बन जाएंगे, है ना. हिज वर्ड वॉज लॉ. इसके जो शब्द होंगे, राजा के शब्द होंगे, वही नियम है, वही कानून है. ही वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस. आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ भी कौन होता है? किंग. कमांडर इन चीफ किंग. आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ किंग. सुप्रीम जज किंग. जस्टिस की बात आएगी तो सुप्रीम जज भी किंग. आर्मी की बात आई तो कमांडर इन चीफ भी किंग. और किंग के जो वर्ड होते थे वही किसका काम करते थे बेटा? लॉ का. ठीक है. अब भाई इतने सारे काम करने के लिए वो अकेला होगा क्या? तो उसको असिस्ट करने के लिए एक टीम होती थी, पूरी टीम होती थी मिनिस्टर की. ही वॉज असिस्टेड बाय अ टीम ऑफ मिनिस्टर्स. मिनिस्टर की टीम होती थी, वो असिस्ट करती थी किसको? किंग को. और बहुत सारे ऑफिशियल्स भी होते थे जो टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते थे किंग को अबाउट हिज एम्पायर. तो किंग was something which is very powerful.
he was doing, or he was taking all major decisions. So for taking that major decisions, he required help of some ministers. So he is having team of ministers, officials for assisting him, for helping him. अब जो अपॉइंटमेंट हो, जो प्रमोशन था, अपॉइंटमेंट मतलब कौन सा मिनिस्टर लेके आना है, उसको किस तरीके से प्रमोट करना है, आगे की पोजीशन पे पहुंचाना है, या किसको डिसमिस करना है, भाई तुम अच्छा काम नहीं कर पे, तुम घर में बैठो, ये सब कौन देखते थे? राजा अकेले देखते थे। ठीक है, द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड डिसमिशल ऑफ ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग कमांडर ऑफ आर्मी वाज द सोल राइट ऑफ एम्परर। कमांडर, आर्मी का कमांडर कौन होगा, किस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, किसको प्रमोट करना है, किसको डिसमिस कर देना, ये सब का सोल राइट। सोल मतलब एक अधिकार, सोल राइट, एक अधिकार किसके पास ही था बेटा? कमांडो एम्परर के पास, राजा के पास। ये जो सिस्टम था इसलिए इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ बिकॉज लार्जली इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द एम्परर। राजा मतलब जो एम्परर होगा वो जितना पावरफुल होगा, उसका सेंट्रल कंट्रोल उतना पावरफुल होगा, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी वो उससे थोड़ा सा डर के रहेगी, है ना। तो ये जो सक्सेस था, इसकी सिस्टम लार्जली डिपेंड करती थी किसके ऊपर बेटा? एम्परर की पर्सनैलिटी पे। बेटा आज भी अगर हम बात करें, पीएम की जो पोजीशन है, सबके पास पावर सेम होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में पीएम की पावर सेम ही लिखी गई है, पर पीएम की भी पर्सनालिटी होती है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, और अब करंट में नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को ऐसे लगता है? हाँ, एक और मैं पीवी नरसिम्हा राव भी लिखूंगी, क्योंकि एलपीजी का फ्रेमवर्क लेके आने वाले कौन थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पीवी नरसिम्हा राव। इसके अलावा मुझे नहीं लगता बेटा कि कोई प्राइम मिनिस्टर की इतनी उपलब्धि थी, नहीं थी ना। क्यों? प्राइम मिनिस्टर की पावर तो ऑल टुगेदर सेम ही है, पर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर गए, कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो ऐसे किंग के ऊपर डिपेंड करता था कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके से चलेगा। एक तो एम्परर की पर्सनालिटी और दूसरा उसकी विजडम, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज, कि वो राइट पर्सन को चुन पा रहा है कि नहीं चुन पा रहा है राइट जॉब के लिए। हर किसी को तो नहीं बिठा दे रहे हैं पोजीशंस पे। अब हम अकबर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे, तो ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी? वजीर और दीवान के पास। वजीर और दीवान किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पैसा लाना, टैक्स कलेक्शन, है ना। जो मीर बख्श हुआ करते थे, मीर बख्श मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे, और जितने भी मनसबदार होते थे, मनसबदार को पेमेंट, उनका पे मास्टर भी कौन होता था? मीर बख्शी। तो मीर बख्शी का काम क्या है? पूरा मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, मिलिट्री को देखता था, और जितने भी मनसबदार होते थे जो अपनी अपनी आर्मी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड किंग को सप्लाई करते थे, मनसबदार, उनको भी पे करता था कौन? मीर बख्श। उनका पे मास्टर, उनका रजिस्टर वगैरह मेंटेन कौन ही करता था? मीर बख्श। किनका रजिस्टर? मनसबदार का रजिस्टर। फिर चीफ सद्र होता था और काजी। चीफ सद्र और काजी जो चीफ जज होता था, अगर कोई रिलीजियस मैटर वगैरह हो गए या कोई और भी क्रिमिनल केसेस वगैरह हो गए, तो उनमें राजा के अलावा, किंग के अलावा, एम्परर के अलावा किसकी भी सुनी जाती थी? चीफ सद्र और काजी। ये भी भाई बता देते ये सही है ये गलत है। चीफ सद्र और काजी ये चीफ जज होते थे। फिर मीर समन होते थे जो रॉयल हाउस होल्ड को सुपरवाइज करते थे। बहुत सारी रानियां होती थी, उनके बहुत सारे बच्चे होते थे। एक मतलब जो रॉयल हाउस होल्ड होता था वो छोटा नहीं होता था बेटा, बहुत बड़ा होता था। एक रॉयल जो एम्परर की फैमिली होती है बहुत बड़ी होती थी, तो उसको देखने की जिम्मेदारी किसके पास थी? मीर समन के पास थी। वकील और प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास कोई इफेक्टिव अथॉरिटी नहीं होती थी, तो इसकी पावर को अकबर ने सिर्फ सेरिमोनियल हेड की तरह रख रखा था कि भैया तुम एडवाइस दे सकते हो, एडवाइस हमको मानना है या नहीं मानना है, इट्स अप टू अस। ठीक है, तो वकील और प्राइम मिनिस्टर सेरिमोनियल हेड होता था। अकबर रेगुलर मीटिंग कराता था अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ। आओ भैया बताओ आपने कितना काम किया, कितना बचा है, क्या अच्छा जा रहा है, क्या अच्छा नहीं जा रहा है। और ये कहाँ पर होती थी अकबर की रेगुलर मीटिंग? दीवाने खास में, जो कि है प्राइवेट ऑडियंस हॉल। प्राइवेट ऑडियंस हॉल, दीवाने खास, जिसमें होती थी सीनियर ऑफिसर्स के साथ अकबर की मीटिंग। अकबर अपने आप को गार्जियन समझता था, फादर समझता था अपने सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो वो लोग जो उसके एम्पायर में रहते थे, जनरल पब्लिक व्हिच लिविंग इन द एम्पायर ऑफ अकबर। ही हिमसेल्फ
behave like the father of the empire or the subject. जितने भी एम्पायर में लोग रहेंगे, जनरल पब्लिक रहेगी, उनके पापा उनके गार्जियन की तरह अकबर अपने आप को समझते थे. यू वुड मीट देम इन दीवाने आम, और दीवाने खास में जहाँ वो सीनियर ऑफिसर से मिलता था, दीवाने आम में वो जनरल पब्लिक से मिलता था. एम आई क्लियर हियर? वो अपने आप को पापा या गार्जियन की तरह समझता था, जो भी उसकी प्रजा के जो लोग होते थे उनके सामने. और उनसे कहाँ मिलता था? दीवाने आम में. वहाँ पर उन्हें पेटिशंस देके जाते थे लोग, लोगों की प्रॉब्लम वो सुनता था और उनके केसेस को ऑन द स्पॉट सॉल्व करने की कोशिश करता था, अगर हो पाए तो. नहीं तो फिर पूरी कमेटी वगैरह बैठा के बोलता था भाई देखो क्या हो रहा है. अब हम देखेंगे पावर्स ऑफ एम्परर. एब्सोल्यूट अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा पावर, सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? एम्परर. कमांडर इन चीफ भी है. पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी उसी के हैं, उसके शब्द ही क्या बन जाते हैं? लॉ. जुडिशियल, सुप्रीम जज ऑन ऑल मैटर ऑफ जस्टिस. जस्टिस के हर मैटर में सुप्रीम जज कौन? ही एम्परर. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखा बेटा. अब हम देखेंगे प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन. अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पढ़ लिया, जैसे आज करंट का देखे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया. अब हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, है ना. अकबर के टाइम का हम प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे. तो इतना जो बड़ा एम्पायर था उसको 15 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था. प्रोविंसेस को क्या बोलते थे? सूबा. जो गवर्नर, हर सूबे का एक सूबेदार होता था, हर प्रोविंस का एक गवर्नर होता था. प्रोविंस मतलब सूबा, तो सूबे का सूबेदार, प्रोविंस का गवर्नर. उसको हर प्रोविंस का क्या दे दिया? इंचार्ज बना दिया जाता था. सूबेदार का काम होता था मिलिट्री और सिविल अफेयर्स को देखना. दीवान अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता था, कितना लैंड रेवेन्यू आया, किसने कितना टैक्स पे किया, किसने नहीं किया. द सूबेदार एंड दीवान कैप चेक ऑन ईच अदर. और सूबेदार किसके ऊपर नजर रख सकता था? दीवान के ऊपर. और दीवान किसके ऊपर नजर रख सकता था? सूबेदार. मतलब चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था. आज जैसे हमारे यहाँ हॉरिजॉन्टल सिस्टम है कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यही सिस्टम है कि एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी दीवान चेक रखता था सूबेदार पे और सूबेदार चेक रखता था दीवान पे. फिर बेटा जो प्रोविंसेस होती थी वो डिवाइडेड होती डिस्ट्रिक्ट में. आज भी ऐसा ही है. पहले पूरी कंट्री होती है, कंट्री का स्टेट होता है, मतलब प्रोविंस होती है, प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं. पहले ही अकबर भी यही करता था. प्रोविंस के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट को ही क्या बोलते थे? सरकार. सरकार या डिस्ट्रिक्ट फिर से डिवाइडेड होती थी स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिसको परगना बोला जाता था. ठीक है. ईच ऑफ दिस यूनिट हैड अ टीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल. और हर यूनिट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की एक टीम होती थी जो रिपोर्ट करती थी और मैनेज करती थी अफेयर्स को. उस एरिया के अफेयर्स को मैनेज करेगी, रिपोर्ट करेगी और फटाफट करस्पॉन्डिंग ऑफिशियल्स को इमीडिएटली इंफॉर्मेशन देती रहेगी. जो भी इससे ऊपर ऑफिशियल होगा उसको तुरंत तुरंत इंफॉर्मेशन देते रहेंगे. द विलेज वर लुक्ड आफ्टर द विलेज पंचायत. और विलेज को संभालने के लिए क्या थी? विलेज पंचायत. मुगल एम्पायर, एम्परर उसको संभालेगा. प्रोविंसेस मतलब सूबा, सूबे का होगा सूबेदार प्लस दीवान. डिस्ट्रिक्ट सरकार के होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. परगना का होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. विलेज की होगी पंचायत. मनसबदारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो मनसब का मतलब होता है रैंक. और मनसबदार वो व्यक्ति होता है जिसको कोई ना कोई रैंक दी गई होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में. जो सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था कंट्री का, वो मनसबदारी सिस्टम पर ही बेस करता था, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? अकबर ने. ठीक है. बात, मनसब का मतलब होता है रैंक, और ये जो जिसको ये रैंक मिली होगी उसे हम बोलेंगे मनसबदार. ठीक है. सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो था कंट्री का, अकबर के एम्पायर का, वो किससे ही चल रहा था? मनसबदारी सिस्टम से ही चल रहा था, जो किसने इंट्रोड्यूस की थी? अकबर ने. जो वास्ट मुगल एम्पायर था उसको क्रिएट ही किया गया था विथ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. इट कुड ओनली बी मेंटेन एंड कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ. इतना बड़ा राज्य और उस राज्य को कंट्रोल करना किसका ही काम था बेटा? एक पावरफुल आर्मी का ही काम था. पहली बात तो इतना बड़ा स्टेट बनाना, इतना बड़ा कंट्री मतलब एरिया एक्सपांड करना, उस एरिया को फिर कंसोलिडेट करना और अपने पास कंट्रोल में रखना. आर्मी तो चाहिए ना बेटा, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए. जो मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही बढ़िया था. द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वो एसेंशियल या मिलिट्री वन. मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मिलिट्री वन ही था. तभी तो इतना बड़ा एम्पायर कंसोलिडेट रहा और इतने सालों तक उसका रूल चलता रहा. इस सिस्टम में क्या होता था?
इंपीरियल सर्विस में बेटा जितने भी ऑफिसर्स होते थे उन सबको रैंक मिलती थी, मतलब उन सबको मनसब मिलेगा। ये जो रैंक थी वो डिपेंड करती थी इम्पोर्टेंस, मतलब जिस भी वो जॉब में उनकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से उनकी रैंक डिसाइड होती थी। जो लोएस्ट रैंक थी वॉज दैट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ 10 हॉर्समैन। जो सबसे नीचे जो सबसे लोएस्ट रैंक थी वो थी 10 हॉर्समैन। अगर आपके पास 10 घोड़े हैं आपको मिलने वाली रैंक जो लोएस्ट रैंक है वो होगी। पर हाईएस्ट मनसब उसकी होती थी जिस ऑफिसर के पास 7,000 हॉर्समैन है, जो 7,000 घुड़सवारों को मेंटेन कर पा रहा है उसको हाईएस्ट रैंक मिलेगी, और जिसके पास 10 हॉर्समैन है उसको लोएस्ट मिलेगी। द हायर मनसब वर रिजर्व फॉर द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। और जो हाईएस्ट मनसब मिलती थी बेटा किसको, रॉयल फैमिली के ही किसी मेंबर को, ठीक है, हर किसी को नहीं मिल जाती थी। मतलब मैंने सपोज करो एक ए व्यक्ति को अपॉइंट किया, उसको बोला तुम 7,000 हॉर्समैन को मैनेज करोगे, ठीक है, तो ये जो ए व्यक्ति होगा ये बिलोंग करेगा रॉयल फैमिली से ही, है ना। जो मनसबदार होते थे उन्हें अपॉइंट किया जाता था, प्रमोट भी किया जाता था और डिसमिस भी किया जाता था। एम्परर अगर उससे खुश है तो उसे प्रमोट कर देगा, वो अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो उसे डिसमिस भी कर देगा। उन्हें उनकी रैंक के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती थी। लेटर दे बिगेन टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ जागीर। पहले उनको सैलरी दी जाती थी, जितने भी मनसबदार होते थे उन्हें सैलरी मिलती थी, पर बाद में फिर उन्हें जागीर दे दी गई। दे वर एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। और फिर उन्हें फिक्स्ड अमाउंट का रेवेन्यू मिलता था उस जागीर से जो उनकी सैलरी के बराबर ही होता था। उन्होंने जितने ट्रूप्स मेंटेन कर रखे हैं, जितने लोगों को उन्होंने हॉर्समैन को रख रखा है, उनको उनकी पेमेंट, मनसबदार की पेमेंट इतना उनको किससे मिल जाता था, जागीर से मिल जाता था। देखो फिर से सुनो, पहले सैलरी कैसे होती थी, कैश, है ना, रैंक के हिसाब से सैलरी मिलती थी। बाद में हमने तुम्हें जागीर दे दी और कहा इस जागीर से तुम अपनी भी सैलरी निकालो और अपने ट्रूप्स की भी सैलरी ले लो। जो मनसब की जो रैंक होती थी बेटा, मनसब या जो रैंक होता था, जो मनसबदार होती थी, वो हेरिडेटरी नहीं होता था। जैसे आज मैं हूँ तो कल मेरे बेटे का बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी मनसबदार की डेथ हो जाएगी तो जो जागीर होगी वो फिर से किसके पास आ जाएगी, किंग के पास आ जाएगी। और अब ये किंग की इच्छा है कि वो उस मनसबदार के बेटे को दे रहा है, किसी और को दे रहा है, किसी तीसरे को दे रहा है या किसी चौथे को दे रहा है, इट्स अप टू द किंग। इट मीन्स द पोजिशन ऑफ मनसबदार इज नॉट हेरिडेटरी। Next, Mansabdar did not have any authority or responsibility of administrating the जागीर। अच्छा हाँ, ये कुछ नया है, ये जरा ध्यान से सुनना। जो हॉर्स होते थे उनकी ब्रांडिंग कर दी जाती थी, मतलब उन पे कोई ना कोई इस तरीके से निशान बना दिया जाएगा जिससे पता चल जाए कि भाई ये हॉर्स अच्छी क्वालिटी का और ये हमारा ही है ना। द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्स, ठीक है, हॉर्स को ब्रांड कर दिया जाता था। मतलब अगर अकबर की सेना के, अकबर की आर्मी के जितने भी हॉर्स होंगे उनमें कोई ना कोई निशान एक जैसा मिलेगा। एंड मेंटेनिंग अ डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर्स वाज अडॉप्टेड बाय अकबर। अकबर बिल्कुल देखता था कि उसके जितने भी सोल्जर्स हैं उनकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी जाए। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, कौन सा सोल्जर्स कहाँ पर है, कैसा दिखता है, उसकी हाइट कैसी है, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता था। और हॉर्स की क्या होती थी, ब्रांडिंग होती थी। अकबर ऑल्सो मेंटेन्ड स्टैंडिंग आर्मी। अकबर के पास हमेशा स्टैंडिंग आर्मी होती थी, जब बोलो तब लड़ने को रेडी। और पूरी मुगल आर्मी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कैवलरी। कैवलरी बोले तो घुड़सवार, ठीक है। मुगल आर्मी का इंपॉर्टेंट ब्रांच थी कैवलरी। जो ट्रूप्स होते थे वर मेनली सप्लाइड बाय मनसबदार, और ट्रूप सप्लाई करने का काम किसको दे दिया था, मनसबदार को। एम्परर ऑल्सो डायरेक्टली रिक्रूटेड एंड मेंटेन अ बटालियन ऑफ लॉयल एंड ट्रस्टेड सोल्जर्स। देखो मनसबदार भी आपको शोल्डर दे सकता है, पर अगर राजा चाहे तो वो खुद भी लॉयल ट्रस्टेड सोल्जर्स को डायरेक्टली अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। और जो राजा होता था उसके पास कॉप्स होते थे, बॉडीगार्ड्स होते थे, मतलब राजा के पास अपनी पुलिस होती थी, बॉडीगार्ड्स होते थे। और पैलेस में गार्ड्स होते थे जो बिल्कुल आर्म्ड होते थे, मतलब प्लेस में जो गार्ड रहेगा उसके पास तलवार वगैरह सब कुछ होगी, जिससे अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो वो उसे मार दे। A large number of war elephants and well organized artillery। आर्टिलरी मतलब बोले तो वो तोप जो होती है ना, गोला मारते हैं जिससे अपन, तोपें होती थी, एलिफेंट होते थे, और पैलेस में आर्म्ड गार्ड्स होते थे। रेवेन्यू सिस्टम, अगर मैं रेवेन्यू सिस्टम की बात करूं तो लैंड एक मेजर सोर्स था रेवेन्यू का। अकबर ने जो शेर शाह का रेवेन्यू सिस्टम था उसी के बेसिक स्ट्रक्चर को एडॉप्ट किया। उसने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स भी किए, किसकी हेल्प से, टोडरमल की हेल्प से।
टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे बेटा अकबर के, उनकी हेल्प से उन्होंने शेरशाह सूरी का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको अडॉप्ट कर लिया, नहीं तो शेरशाह सूरी के भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो टोडरमल थी वो ब्रिलियंट रेवेन्यू मिनिस्टर थे, रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। टोडरमल इंट्रोड्यूस्ड अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम नोन एज टोडरमल बंदोबस्त। टोडरमल ने एक नया ही लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम ही था टोडरमल्स बंदोबस्त। लैंड को पहले वो सर्वे करते थे, जाके देखते थे, उसको मेजर करते थे, बम्बू की जरीब बना रखी थी, मतलब एक रोप की तरह बना रखा था जिससे कि वो खेतों को मेंटेन कर पाए। उसमें बीच बीच में आयरन रिंग होते थे। ऑफ द हैम्प रोप, हैम्प मतलब एक फाइबर या था, उसको उससे एक बड़ी सी रस्सी बना रखी थी जिससे वो खेतों को नापते थे, मेजर करते थे लैंड एरिया को। लैंड वॉज ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरी, 4 कैटेगरी बना दी थी लैंड की, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट वॉज रेगुलरली और ओकेजनली कल्टिवेटेड। वो ओकेजनली कल्टिवेट हो रही है कि रेगुलर कल्टिवेट हो रही है, इसके हिसाब से 4 कैटेगरी बना ली, गुड, मिडलिंग, बैड। और फिर उन चारों कैटेगरी का भी 3 टाइप था, ठीक है। अब जो एवरेज प्रोड्यूस होती थी, अच्छा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत रखना बेटा, पहले तो उन्होंने 4 कैटेगरी बनाई है ना, और उन चारों कैटेगरी के अंदर फिर 3 कैटेगरी बनाई, समझ में आ गया ना। फिर एवरेज प्रोड्यूस का पहले एवरेज प्रोड्यूस और एवरेज प्राइस निकाली, कितने सालों की, 10 सालों की, कि 10 साल में लगभग एवरेज इस जमीन पे इतना तो प्रोड्यूस होता है और 10 साल में इन प्रोडक्ट के इतने इतने प्राइस थे, पहले इनको कैलकुलेट किया गया और फिर इस कैलकुलेशन के बेसिस पे रेवेन्यू को कैलकुलेट किया गया। 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस वॉज द किंग शेयर। अगर आपने 90 क्विंटल वीट ग्रो किया है तो इसका 1/3, 30 आप किसको दे देंगे, किंग को, राजा को, और बचा हुआ 60 किसका हो जाएगा, आपका। ठीक, कोई बात। तो 1/3 किसका शेयर है, किंग का, और बचा हुआ जो आपका है वो आपका हो गया, ठीक है। ये 90 मैंने एग्जांपल दिया, 1/3 किंग को दोगे, बचा हुआ आप रख लो। ये आप कैश में भी दे सकते हैं और काइंड में भी दे सकते हैं, पर रेवेन्यू सिस्टम में जो मिनिस्टर आते थे वो कैश ज़्यादा पसंद करते थे बजाय के काइंड। रेवेन्यू ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आपको पीजेंट्स को, किसानों को तरीके से गुड ट्रीटमेंट देना है, ऐसा नहीं कि उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था। किसानों को आप बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू ऑफिसर की। लोन्स भी दे दिए जाते थे किसानों को और कहा जाता था आप इजी इंस्टॉलमेंट में हमें वापस कर देना, कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार लोन की ज़रूरत पड़ती थी किसानों को बीज लेने के लिए, कैटल मतलब गाय बैल बकरी लेने के लिए, और इम्प्लीमेंट्स हल वल लेने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती थी। अगर क्रॉप फेल हो जाए, फसल अगर फेल हो जाए बेटा किसी साल, अगर आपकी खेत में पानी ज़्यादा भर गया, सूखा पड़ गया और आप प्रॉपर क्रॉप ग्रो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड, सूखा पड़ने के कारण, बाढ़ के कारण, तो उस ईयर आपको स्टेट रेमिशन दे देता कि ठीक है चलो यार इस साल आप टैक्स मत पे करो। अकबर का रेवेन्यू सिस्टम इतना बढ़िया चल रहा था बेटा, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। फिक्स्ड और स्टडी सोर्स ऑफ इनकम था लैंड रेवेन्यू। किसान भी खुश थे कि भाई हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे अच्छी ग्रोथ है, प्रोडक्शन अच्छा है तो राजा ले रहा है, अगर हम कहीं वीक जा रहे हैं, नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे तो राजा हमसे टैक्स नहीं ले रहा, तो किसान भी खुश थे, और किसान खुश थे तो अच्छा प्रोड्यूस कर रहे थे, अच्छा प्रोड्यूस कर रहे थे तो किंग की इनकम भी अच्छी हो गई थी। ट्रेड एक और सोर्स था रेवेन्यू का, ठीक है। दो मच लेस देन एज कंपेयर टू लैंड, जमीन से जितना टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन राजा का हो रहा था उतना ट्रेड से नहीं हो रहा था, पर कुछ तो हो रहा था ना भाई। इंटरनल ट्रेड भी होता था, एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था, मतलब इंडिया, मतलब जो एम्पायर था हमारे अकबर का, उसमें भी ट्रेड हो रहा था और एम्पायर के बाहर भी ट्रेड हो रहा था। मेन क्या क्या चीज़ें हम लोग ट्रेड करते थे बेटा, टेक्सटाइल मतलब कपड़े, स्पाइसेस मतलब मसाले, इंडिगो मतलब नील, वो आता ना आया नया उजाला 4 बूंदों वाला वो, और साल्ट पीटर, ये क्या साल्ट पीटर बेटा एक पोटेशियम नाइट्रेट होता है, मतलब ये इसका गोला बारूद बनाने में यूज़ होता है। इंडिया चाइना के साथ, तो ये तो सब समझ गए ना आप लोग क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते थे, बेचते थे, टेक्सटाइल, कपड़ा, मसाले, नील और साल्ट पीटर, मतलब एक
पोटेशियम नाइट्रेट है, मतलब इसका बारूद वगैरह में यूज़ होता है। हम किस किस से ट्रेड करते थे? चाइना से, सेंट्रल एशिया से, यूरोप से। जो पोर्तुगीज थे उन्होंने अकबर के टाइम में ही ट्रेड सेंटर्स इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे, ये वाला जो कोस्ट है इंडिया का, ये कौन सा है? वेस्ट कोस्ट पे। तो कितना गंदा इंडिया बनाया मैंने। ये गुजरात और ये वाला जो कोस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट कोस्ट। तो यहाँ पर जो पोर्तुगीज थे इन्होंने अकबर के टाइम में ही अपने ट्रेड सेंटर्स बना लिए थे। अकबर इशूड अ गोल्ड कॉइन कॉल्ड मोहर। अकबर ने गोल्ड कॉइन इशू किए थे जिन्हें मोहर बोलते थे। प्योर गोल्ड वॉज यूज फॉर कॉइन, और कॉइन के लिए प्योर गोल्ड का यूज होता था, विच वर ऑफ स्टैंडर्ड वेट, एक स्टैंडर्ड वेट का था। सिल्वर कॉपर कॉइन्स का भी यूज होता था। Students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. Rest part will discuss in part 3.